स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनायक जी क्लासेस में। बच्चों, मैं सोनाली आपकी साइंस टीचर आज आपके लिए कक्षा 10 विषय विज्ञान का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। बच्चों, इसी चैप्टर के पार्ट 1 में हमने स्वपोषण और विषम पोषण के विषय में पढ़ा था और मानव की आहार नाल की संरचना भी देखी थी। और पार्ट 2 में आज हम आपको इससे आगे का पढ़ाएंगे। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जब आप इसे एंड तक देखेंगे तभी तो आप इसको समझ पाएंगे, और जब आप अच्छे से समझ पाएंगे तभी तो आप अपने एग्जाम में आए क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आहार नाल की संरचना। आहार नाल के कौन कौन से भाग थे वो भी हमने पढ़े थे, जिसमें आपको एक बार इसको रिवाइज करवा दें। सबसे पहले ये मुख गुहा थी। मुख गुहा के बाद ये लंबी जो नली जैसी रचना है, इसको ग्रसिका या ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद ये एक चौड़ी रचना थी जिसको आमाशय कहते हैं, और ये आमाशय सबसे पहले ये खुला है छोटी आंत में, और छोटी आंत का ये जो सी शेप भाग है, सी जैसा है, ये कहलाता है बच्चों ड्यूओडेनम। और जो ये ड्यूओडेनम फिर इसके अगले भाग जो कुंडलित सा डला हुआ है इसमें खुलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलियम कहते हैं। उसके बाद आती है बड़ी आंत। जो बच्चों आपको ये यू शेप दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये बड़ी आंत है। इसके हमने आपको 3 भाग बताए थे। पहला ये सीकम, और फिर ये यू जैसा कोलन, और इसका जो लास्ट भाग है वो मलाशय या रेक्टम उसको हम कहते हैं। अब आइए देखते हैं इस आहार नाल में पाचन किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले देखते हैं मुख गुहा में पाचन। तो बच्चों, सबसे पहले भोजन कहाँ आता है, मुख गुहा में। मुख गुहा में ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद उसको दांतों से अच्छी प्रकार से चबाया जाता है, और चबाने के दौरान ही जीभ के द्वारा लार को अच्छे से भोजन में मिलाया जाता है। और लार कहाँ से निकलती है, तो बच्चों ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि लार का श्रावण लार ग्रंथियों या जिनको हम लाला ग्रंथि भी कहते हैं उनसे होता है। और लार में एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन, और यही टाइलिन एंजाइम मंड का पाचन करता है। मंड क्या है, मंड एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब भोजन का पाचन मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद भोजन आता है बच्चों ग्रसिका में, जिसको हम ग्रास नली भी कहते हैं। और यहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता। यहाँ पर किसी तरीके का कोई पाचन भोजन का नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम आपको बताएं कि आहार नाल में, पूरी आहार नाल में क्रमाकुंचन गति होती है। ये क्या है, ये एक विशेष तरीके की गति होती है जो कि आहार नाल की दीवारों में जो मसल्स होती हैं उनके मसल्स के द्वारा ये गति होती है, और इसी गति के द्वारा भोजन आहार नाल में आगे की तरफ बढ़ता है। तो ग्रसिका से भोजन इसी गति के द्वारा किस में आ जाता है, आमाशय में। फिर आमाशय में क्या पाचन होता है, आइए समझते हैं। बच्चों, आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये जठर ग्रंथियां कौन सा रस निकालती हैं, जठर रस निकालती हैं। और जठर रस में क्या क्या होता है, जठर रस में होता है HCl, एंजाइम और श्लेष्मा। अब आइए तीनों के कार्य एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं HCl का क्या कार्य है। तो बच्चों, HCl का सबसे पहला कार्य है कि ये भोजन का माध्यम अम्लीय कर देता है। ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जब ये भोजन का माध्यम अम्लीय करेगा तभी बच्चों जठर रस के जो पाचक एंजाइम्स हैं वो भोजन का पाचन कर पाएंगे, यानी कि ये भोजन के पाचक एंजाइमों को सक्रिय भी करता है, जिससे कि वो भोजन का पाचन कर सकें। इसका दूसरा कार्य है कि ये भोजन को सड़ने से रोकता है। बच्चों, शरीर का टेम्परेचर काफी हाई रहता है, जहां पर भोजन लंबे समय तक रहता है तो ये भोजन को सड़ने नहीं देता। और अगला कार्य है भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ कुछ सूक्ष्म जीवाणु वगैरह भी आ जाते हैं, उनको भी ये नष्ट करता है। तो ये थे HCl के कार्य। अब देखते हैं कि जठर रस से एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं।
तो बच्चों जठर रस से पाचक एंजाइम कौन कौन से निकलते हैं? सबसे पहला है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। पेप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन ये दूध को दही में बदलता है। तो बच्चों दूध जैसे ही आमाशय में पहुंचता है, आमाशय से ये तरल अवस्था में ही बिना पचे आगे ना बढ़ जाए तो रेनिन एंजाइम इस दूध को दही में बदल देता है। इसके बाद आता है श्लेष्मा। श्लेष्मा का क्या कार्य है? एक बात सोचिए बच्चों कि अम्ल तो हमारे लिए वैसे भी घातक होता है और शरीर के अंदर तो ये और ज्यादा घातक होगा। तो जो आमाशय के आंतरिक अस्तर है उसकी ये HCl अम्ल से रक्षा करता है। कौन? श्लेष्मा। ये श्लेष्मा आमाशय की दीवारों पर फैल जाता है और HCl के हानिकारक प्रभाव से उसको बचाता है। फिर आगे भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में क्या पाचन होता है? आइए समझते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो छोटी आंत का अभी हमने आपको दिखाया था, जो सी जैसा सी शेप भाग जो होता है जिसको हम ड्यूओडेनम कहते हैं, उसमें क्या होता है? तो ड्यूओडेनम में बच्चों भोजन का पाचन किस प्रकार होता है? आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जो यकृत होता है उसमें क्या बनता है? पित्त रस। और पित्त रस बनकर के किसमें इकट्ठा हो जाता है? पित्ताशय में, या जिसको हम पित्त की थैली या इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसमें ये इकट्ठा हो जाता है। और फिर पित्ताशय से एक नली जिसको पित्त नली कहते हैं, इसके द्वारा ये भोजन में मिलता है। कहां पर? ड्यूओडेनम में। ये पित्त नली कहाँ खुलती है? ड्यूओडेनम में खुलती है। ये देखिए चित्र के द्वारा भी आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये है पित्ताशय या पित्त की थैली, इससे ये पित्त नली निकली है और ये कहाँ खुली है? छोटी आंत के सी शेप भाग, ये जिसको हम ड्यूओडेनम कह रहे हैं, इसमें ये खुलती है। यानी कि पित्तरस यहां से भोजन में मिल जाता है। अब ये पित्तरस क्या करता है? आइए इसको समझते हैं। सबसे पहला कार्य पित्तरस का है कि ये भोजन का माध्यम क्षारीय कर देता है। जो माध्यम आमाशय में अम्लीय हो गया था उसको ये क्षारीय कर देता है, क्योंकि अग्नाशयिक रस के जो एंजाइम हैं या छोटी आंत के जो एंजाइम हैं वो क्षारीय माध्यम में ही सक्रिय होते हैं। और दूसरा इसका जो मुख्य कार्य है बच्चों वो क्या है? वो है वसा का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण ये क्या होता है? बच्चों वसा जो होती है ये बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है और इस फॉर्म में इसका पाचन बहुत मुश्किल होता है। जो पाचक एंजाइम है वो इस रूप में इसको अच्छे से पचा नहीं पाते। तो ये पित्तरस क्या करता है? ये वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है और इसी को हम क्या कहते हैं? वसा का इमल्सीकरण। इससे क्या होता है? इससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मतलब जो वसा पाचक एंजाइम है वो आसानी से इमल्सीकृत वसा का पाचन कर पाते हैं। इसके बाद बच्चों ड्यूओडेनम में ही अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलकर वहां मिलता है। तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि है ये हम पीछे बात कर चुके हैं। अग्नाशय बच्चों एक मिश्रित ग्रंथि है, ये हमने पीछे अच्छे से समझा था। मिश्रित ग्रंथि क्यों है? क्योंकि इसका कुछ भाग कैसा है? बहिस्रावी, और कुछ भाग कैसा है इसका? अंतःस्रावी। और जो इसका अंतःस्रावी भाग है उससे बच्चों कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन ये क्या करता है? ये हमारी ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। मतलब रक्त में शर्करा या शुगर की मात्रा को ये नियंत्रित करता है। और जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की, तो हमारे रक्त में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है और इस बीमारी को हम कहते हैं डायबिटीज या फिर मधुमेह। हिंदी में इसको कहते हैं मधुमेह रोग और इंग्लिश में कहते हैं इसको डायबिटीज। तो ये मधुमेह या डायबिटीज किसकी कमी से होती है? ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग से निकलता है। और इसका जो अग्नाशय का बहिस्रावी भाग होता है इससे निकलता है बच्चों अग्नाशयिक रस। और ये अग्नाशयिक रस अग्नाशयिक नलिका के द्वारा कहाँ खुलता है? ड्यूओडेनम में जाकर के उसके भोजन में मिल जाता है। और फिर अग्नाशयिक रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? अग्नाशयिक रस में होता है बच्चों ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। और लाइपेज वसा का पाचन। लाइपेज का तो बच्चों आप रट लीजिए कि जहां जहां भी लाइपेज शब्द आए
ये वसा के पाचन से ही संबंधित है। एमाइलेज है, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो बच्चों डिओडिनम में क्या क्या मिला? पित्त रस मिला और अग्नाशयिक रस मिला, जिसने भोजन का पाचन यहाँ पर किया। उसके बाद भोजन छोटी आंत के ही अगले भाग में जाता है, जिसको हम इलियम कहते हैं। और इस इलियम में, इसको हम क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। ये काफी कुंडलित सा भाग था, ये देखिए ये वाला, ये जो बहुत कुंडलित सा भाग है, ये जो ये है, ये क्या कहलाता है बच्चों? ये इलियम कहलाता है। क्षुद्रांत क्या है? ये छोटी आंत को ही हम क्षुद्रांत कहते हैं। तो बच्चों क्षुद्रांत या जो इलियम की भित्ति में, इसमें ग्रंथि पाई जाती है। जो इलियम होता है, इसकी भी आंतरिक भित्ति में ग्रंथियां होती हैं और इनसे क्या निकलता है? आंत्र रस निकलता है। इसमें उपस्थित एंजाइम्स जो होते हैं, किसमें? आंत्र रस में। ये अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्लों में और जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। तो बच्चों जो प्रोटीन, वसा और अमीनो अम्ल पचने से रह जाते हैं, उनको आंतरिक रस के एंजाइम्स फाइनली पचा करके प्रोटीन को किस में बदल देते हैं? अमीनो अम्ल में, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो छोटी आंत में आने के बाद बच्चों यहाँ पाचन पूर्ण हो जाता है। भोजन बिल्कुल कंप्लीट रूप से यहाँ पर पच जाता है छोटी आंत में। फिर आगे क्या होता है? अब बच्चों क्योंकि छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो चुका है, तो छोटी आंत में ही पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है कि क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं। जो छोटी आंत का अंतिम अंदर का सिरा है, उस पर बच्चों इस तरीके से उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं, ये देखिए। और इनको हम क्या कहते हैं? दीर्घ रोम या फिर विलाई कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? या तो दीर्घ रोम कहते हैं या विलाई कहते हैं। ये क्या करती हैं विलाई? ये अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल है, उसको कई गुना बढ़ा देती हैं। बच्चों एक बात सोचिए कि ये एक सादा सतह है, इससे ज्यादा अवशोषण होगा या फिर ये इस तरीके से जो सतह है इससे ज्यादा होगा? भाई जाहिर सी बात है, इस सतह से खाने का अवशोषण ज्यादा होगा, क्योंकि इससे क्या है? सतही क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आइए इस विलाई को चित्र के द्वारा भी देखते हैं। ये देखिए ये विलाई है, ये उंगली जैसे उभार हैं जो कि आंत के अंदर की दीवार पर ये हैं। और ये देखिए बच्चों इस विलाई में ये रुधिर वाहिनियां फैली हुई हैं, ये धमनिकाएं, शिराएं और ये जो लसिका वाहिनियां हैं, ये क्या हैं? ये सब इनको हम आगे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो इन्हीं विलाई के द्वारा भोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। किसमें? ये जो रुधिर वाहिनियां हैं, इनके रक्त में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखिए दीर्घरोम या विलाई में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। अभी हमने चित्र में देखा था कि जो रुधिर वाहिकाओं का उसमें जाल सा फैला रहता है और जो भोजन को क्या करती हैं? अवशोषित करके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। और इन कोशिकाओं में इसका उपयोग, अब ये उन रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंच गए, इसका उपयोग किस लिए होगा? ऊर्जा प्राप्त करने में, नए ऊतकों के निर्माण में, पुराने ऊतकों की मरम्मत में और अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन में किया जाएगा। और इसे यानी कि हम ये कहेंगे कि भोजन एक तरीके से विलीन हो गया, शरीर का हिस्सा बन गया। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वांगीकरण, जिसमें भोजन जीव द्रव्य में विलीन होकर के शरीर का हिस्सा बन जाता है। अब बच्चों जो बिना पचा हुआ भोजन है, कुछ भोजन जो पचने से रह गया है, वो कहाँ पहुंचता है? बृहदांत यानी कि बड़ी आंत्र में पहुंचता है, जहां पर क्या होता है? अतिरिक्त पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। बच्चों उसमें भी उंगली जैसे उभार होते हैं बड़ी आंत में भी, और ये क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा वाटर होता है भोजन में, उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और अन्य पदार्थ जो हैं वो गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। और जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको शरीर से बाहर मल के रूप में निकाल देते हैं। और बिना पचे या अपच भोजन को शरीर से बाहर मल के रूप में निकालना, ये क्रिया क्या कहलाती है? बहिक्षेपण कहलाती है। तो बच्चों हमने देखा कि पाचन में सबसे पहले क्या हुआ?
सबसे पहले अंतःग्रहण हुआ, जैसा कि हमने बताई थी कि पाचन के कई स्टेप होते हैं। सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया, अंतःग्रहण के बाद दूसरा स्टेप क्या था, भोजन का पाचन हुआ। और जब पाचन छोटी आंत्र में कंप्लीट हो गया तो वहां पर क्या हुआ, भोजन का अवशोषण हुआ। और अवशोषण के बाद भोजन रक्त के द्वारा कहाँ पहुंच गया, कोशिकाओं में, और वहां इसने ऊर्जा उत्पन्न करी और ये शरीर में विलीन होकर के शरीर का हिस्सा बना, जिसे हमने क्या कहा था, जिसको हमने स्वांगीकरण कहा था। और जो अपच भोजन है वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया गया। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वहिक्षेपण। तो बच्चों ये पूरी पाचन की क्रिया थी। क्या आपको समझ आई? उम्मीद है कि जरूर समझ में आई होगी। बच्चों आपको इतने आसान तरीके से कोई आपको नहीं समझा सकता। और अगर आपको समझ में आई है तो बच्चों लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक तो बनता ही है अगर आपको ये चीज वास्तव में समझ में आई है। जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत अगला है श्वसन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। तो श्वसन क्या होता है, आइए समझते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का शरीर के अंदर कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करना और ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करना व उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को शरीर से बाहर निकालना, ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है बच्चों, ये श्वसन कहलाता है। इसमें वैसे जो मुख्य श्वसन है, जो इसको हम कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करने को ही मुख्य श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब आगे चलते हैं। तो बच्चों अभी हमने पाचन क्रिया पढ़ी थी, तो पाचन क्रिया में हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में। अब ये ग्लूकोज इसका अवशोषण हुआ था कहां पर, छोटी आंत्र में, और वहां से ये कहां पहुंच गया था, कोशिका में। तो अब ये किस तरीके से एनर्जी उत्पन्न करेगा, किस तरीके से कोशिकाओं में ये इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के द्वारा ये ऊर्जा उत्पन्न करेगा, इसको आइए समझते हैं। तो बच्चों इसको समझने से पहले हम आपको ये कोशिका दिखाते हैं। तो बच्चों कोशिका का ये भाग मुख्य है जिसमें ये सारे कोशिकांग डले हुए हैं, ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म, जिसको हम हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं और इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वाला भाग, एक ये साइटोप्लाज्म याद रखिए और दूसरा ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये दोनों ही श्वसन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमने एक कोशिका द्रव्य, ये साइटोप्लाज्म क्या होता है ये जाना, और माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर है, क्या होता है ये जाना। अब आइए देखते हैं श्वसन क्रिया में इनका क्या रोल है। तो बच्चों ये जो ग्लूकोज है ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड, यानी कि ये 6 कार्बन वाला अणु है। तो ये कोशिका द्रव्य में, अभी हमने कोशिका में देखा था कि कौन सा कोशिका द्रव्य है, तो ये कोशिका द्रव्य में किस में बदल जाता है, पायरुवेट में। और ये पायरुवेट क्या है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो ये ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुवेट और ऊर्जा में बदल जाता है। बच्चों फिर ये पायरुवेट क्या करता है, ये पायरुवेट कई तरीके से विभिन्न उत्पाद बनाता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इस पायरुवेट का क्या होता है। बच्चों जो ईस्ट क्या है, ये ईस्ट एक कवक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट क्या बनाता है, इथेनॉल यानी कि C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। तो ये पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या बनाता है बच्चों, इथेनॉल, CO2 और प्लस एनर्जी। और इस क्रिया को बच्चों किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं, जो गहराई में हमारी पेशियां होती हैं, जहां ऑक्सीजन कभी कभी नहीं पहुंच पाती, वहां पर ऑक्सीजन का अभाव होता है। तो बच्चों ऑक्सीजन के अभाव में ये पायरुवेट ये लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करता है। और ये जो लैक्टिक अम्ल है ये भी 3 कार्बन वाला अणु है, यानी कि इसमें भी कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं। अब बच्चों ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये किस तरीके से उत्पाद बनाता है, तो ये पायरुवेट सबसे पहले कहां पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच करके ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। और इसको क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, इसको हम वायवीय श्वसन
या ऑक्सी श्वसन भी इसको कहते हैं, या ऑक्सी श्वसन, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ है, ये श्वसन कहते हैं इसको। तो बच्चों, और इसको जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ है, इसको हम अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन। इन दोनों में बच्चों कभी कभी अंतर भी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सी श्वसन या अनॉक्सी श्वसन में क्या अंतर है। तो पहला तो अंतर यही है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा है कि इसमें CO2, जल व ऊर्जा का निर्माण होता है और इसमें इथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा बनती है। और अगला अंतर है बच्चों, जो ऑक्सी श्वसन में ऊर्जा बनती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है, यानी कि इसमें 38 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ये ATP अणु क्या होते हैं, इनको अभी हम आगे समझेंगे। और इसमें जो ऊर्जा बनती है वो ऑक्सी श्वसन की तुलना में बहुत कम होती है। तो ये मुख्य अंतर थे ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में। अनॉक्सी श्वसन कहाँ पाया जाता है, ईस्ट में होता है और हमारी कुछ पेशियों में भी ये होता है। और ऑक्सी श्वसन ये मानव व प्लांट की कोशिकाओं में पाया जाता है। बच्चों, हमने देखा कि ग्लूकोज के अणु से किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण हुआ है। अब ये ऊर्जा, इसका क्या होगा, आइए इसको समझते हैं। अब कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा, यानी कि कोशिकीय श्वसन में जो ऊर्जा बनी है वो तत्काल ही ATP नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। इसमें बच्चों क्या होता है कि जो अभी हमने पीछे कोशिकीय श्वसन पढ़ा, उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो ATP नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। और इस ATP अणु का संश्लेषण कैसे होता है, ये जो ADP अणु होता है, ADP का पूरा नाम है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इससे जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें डाई मीन्स 2, यानी कि 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं और इसमें ट्राई मीन्स 3, यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं। तो बच्चों, ये जो ऊर्जा श्वसन में उत्पन्न हुई है ये क्या करती है, ये ADP में एक फॉस्फेट को जोड़ देती है और एक फॉस्फेट को जोड़ करके ये किसका निर्माण करती है, ATP, यानी कि ये ऊर्जा ATP के रूप में संचित हो जाती है। और जब हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को विभिन्न कोशिकीय प्रक्रम के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ये ATP फिर से एक इस फॉस्फेट को निकाल करके किसमें चेंज हो जाता है, ADP में, और बदले में क्या देता है, ढेर सारी ऊर्जा। तो ये ऊर्जा जो श्वसन के अंतर्गत बनी है बच्चों, ये ATP के रूप में संचित रहती है। और अधिकांश कोशिकीय प्रक्रम के लिए जब हमें जरूरत होती है तो ये ATP ऊर्जा मुद्रा की तरह कार्य करती है और ये ATP ADP में बदल के हमको ऊर्जा प्रदान करती है। अब ATP के विखंडन से ऊर्जा मोचित होती है या निकलती है, जो कोशिकाओं के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है। एंडोथर्मिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जिनको एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये देखा बच्चों हमने कि मानव में किस तरीके से ग्लूकोज से ऊर्जा उत्पन्न हुई, यानी कि कोशिकीय श्वसन, जिसको हम मुख्य रूप से इसी को श्वसन मानते हैं, वो हमने इसमें देखा। अब हम देखते हैं पौधों में श्वसन। बच्चों, पौधों में किस तरीके से श्वसन होता है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान, ये हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, रंध्र, जिनको हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, इनके द्वारा किया जाता है, जहां पर CO2 व O2 का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। विसरण क्या है, किसी पदार्थ का उसकी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना, ये क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो क्या होता है, CO2 का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान है। तो बच्चों, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण तो हो नहीं रहा है, तो रंध्र के द्वारा कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2 ही निकलेगी, क्योंकि रात्रि के समय पौधे केवल श्वसन कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, और श्वसन के दौरान पौधे O2 अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात्रि में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम भी CO2 छोड़ रहे हैं और पौधे भी CO2 छोड़ रहे हैं। इससे वहां पर CO2 की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। और दिन में क्या होता है, दिन में
श्वसन में निकली CO2, जो दिन में जो श्वसन में CO2 निकलती है वो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। हमने बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पीछे समझी थी कि ये दिन में होती है और ये वायुमंडल से CO2 गैस लेती है। तो जो श्वसन में CO2 उत्पन्न हुई है वो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है और कोई भी CO2 बाहर नहीं निकलती, केवल क्या निकलती है, O2 ही बाहर निकलती है। तो ये देखा बच्चों हमने पौधों में श्वसन। अब देखते हैं मानव में श्वसन। मानव में श्वसन किस तरीके से होता है। तो बच्चों अब हम इसके लिए सबसे पहले मानव का श्वसन तंत्र समझते हैं। ये बच्चों मानव का श्वसन तंत्र दिया हुआ है। इसका सबसे पहला भाग क्या है, नासाद्वार। जो नाक के 2 छिद्र होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये नासाद्वार कहलाते हैं। और ये नासाद्वार जो होते हैं बच्चों ये अंदर की तरफ किसमें खुलते हैं, नासा गुहा में खुलते हैं। और जो नासा गुहा है उसकी दीवार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। बच्चों ये जो नासा गुहा होती है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे महीन बाल होते हैं और श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। और इन श्लेष्म ग्रंथियों से श्लेष्म नामक चिपचिपा पदार्थ यहाँ पर निकलता है। और जब नासा द्वार से वायु अंदर जाती है तो उसके साथ साथ कुछ जो धूल वगैरह के कण हैं वो इस श्लेष्म में ही चिपक कर नासिका के रोम में फंस जाते हैं और आगे हमारे शरीर में वो प्रवेश नहीं करते। फिर नासा द्वार और नासा गुहा के बाद में अगला भाग होता है श्वास नली। ये देखिए ये लंबी श्वास नली है। इस श्वास नली में बच्चों ये सी आकार के छल्ले जैसे ये पाए जाते हैं। और ये जो छल्ले जैसी रचनाएं हैं ये वलय, जिन्हें वलय भी कहते हैं, ये किसके बने होते हैं, उपास्थि के। उपास्थि क्या है बच्चों, अस्थि या हड्डी तो आप लोग सब जानते हो, ये तो काफी हार्ड होती है। और कभी आपने अपनी नाक की टिप को छुआ है या कान का ऊपर हिस्से को छुआ है, ये हड्डी की अपेक्षा काफी सॉफ्ट होता है, ये उपास्थि का ही बना है। तो उसी उपास्थि के ये वलय या रिंग जो कि सी शेप होती हैं ये श्वास नली में के चारों ओर पाई जाती हैं। और इनका कार्य क्या है, ये जो श्वास नली की दीवार है बच्चों उनको ये चिपकने नहीं देती, जिससे वायु अंदर से शरीर के अंदर या शरीर के बाहर निकल सकती है। फिर ये श्वास नली बच्चों ये 2 भागों में बट जाती है और इनको हम कहते हैं श्वसनी। इन्हें हम क्या कहते हैं, ये देखिए ये और ये क्या कहलाती है, श्वसनी। और ये श्वसनी आगे जाके फिर से शाखान्वित हो गई है, देखिए फिर से इससे शाखाएं निकल आई हैं और इन शाखाओं को हम कहते हैं श्वसनिका। और ये जो श्वसनिका हैं ये आगे जाकर के गुब्बारे जैसी फूली हुई रचनाओं में विलीन होती हैं। और ये जो रचनाएं हैं गुब्बारे जैसी बच्चों यही कूपिकाएं हैं। यहाँ देखिए ये श्वसनिकाएं हैं और ये श्वसनिकाएं कूपिकाओं में जाकर के खत्म हो रही हैं और यही बच्चों कूपिकाएं हैं। बच्चों यही सब मिलकर के फेफड़ों का निर्माण करते हैं। ये देखिए मनुष्य में ये एक जोड़ी फेफड़े हैं और ये जो फेफड़े हैं इसके अंदर करोड़ों कूपिकाएं पाई जाती हैं। और बच्चों ये फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, शरीर की बक्ष गुहा में। बक्ष गुहा क्या होती है, ये देखिए ये आपको एक पर्दा सा दिखाई दे रहा है, ये डम शेप, ये क्या है, ये डायाफ्राम कहलाता है। तो डायाफ्राम से जो ये पेशियों का बना होता है बच्चों, ये पर्दा किसका बना होता है, डायाफ्राम पेशियों का बना होता है। तो डायाफ्राम से जो ऊपर का भाग है ये तो कहलाता है बक्ष गुहा और डायाफ्राम से जो नीचे का भाग है वो उदर गुहा कहलाता है। बक्ष गुहा में बच्चों 2 ही अंग होते हैं, एक फेफड़े और दूसरा हृदय, और बाकी सारे हमारे शरीर के जो अंग हैं वो सब उदर गुहा में स्थित होते हैं। तो बच्चों ये हमने मानव के श्वसन तंत्र को समझा। अब ये कूपिकाएं क्या करती हैं, ये जो है इसको फेफड़ों की यही कार्यात्मक इकाई हैं। तो आइए समझते हैं ये कूपिकाएं किस तरीके से अपना कार्य करती हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती हैं जिससे गैसों का विनिमय होता है। तो बच्चों जो कूपिका होती हैं ये लेयर को एक इतना बढ़ा देती हैं और एक ऐसी लेयर उपलब्ध हमारे कराती हैं जिससे होकर के गैसों का आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है और जो कूपिकाओं की भित्ति होती है यानी कि दीवारें होती हैं उसमें बच्चों रुधिर कोशिकाओं का बहुत बड़ा जाल होता है। अब बच्चों हम देखेंगे, हमने कूपिकाओं की रचना देखी, अब हम देखेंगे कि वायु किस तरीके से वायुमंडल से हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है।
तो जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं। बच्चों श्वास लेके देखिए जरा, अंदर गई तो क्या हुआ, पसलियां किधर की तरफ उठी, ऊपर की तरफ, और थोड़ी सी ऐसा लगा कि बाहर की तरफ भी गई हैं। और जो डायाफ्राम था, जो अभी हमने आपको दिखाया था गुंबद के आकार का है, वो कैसा हो गया, चपटा हो गया। तो एक बात बताइए, डायाफ्राम गुंबद से नीचे की तरफ चपटा हो गया और पसलियां ऊपर और बाहर की तरफ चली गई। इससे क्या हुआ, जो वक्ष गुहा है हमारी वो बड़ी हो गई, यानी कि उसका आयतन बढ़ गया। और आयतन बढ़ने से उसके अंदर जो वायु है उसका दाब कम हो गया, जिससे वायु फुफ्फुस के अंदर आकर कूपिकाओं को भर देती है। इससे क्या हुआ, जो वायुमंडल की वायु थी वो फुफ्फुस के अंदर आ जाती है और कूपिकाओं को भर देती है। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अंतः श्वसन या निश्वसन कहते हैं। इस पे बच्चों टिप्पणी आती है, निश्वसन क्या होता है या अंतः श्वसन क्या होता है। अब आगे देखते हैं, जब हम श्वास छोड़ते हैं तब क्या होता है, तब पसलियां नीचे व अंदर की ओर गति करती हैं। छोड़ के देखिए, छोड़ी आपने तो क्या लगा आपको, पसलियां किधर गई, नीचे की तरफ, और किधर की तरफ गई, अंदर की तरफ। और डायाफ्राम जो कि चपटा हो गया था वो फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी कि फिर से वो गुंबद या डम के शेप का हो जाता है। और जब फिर से वो गुंबद के आकार का हो जाएगा इस तरीके से, और जो पसलियां हैं वो नीचे और अंदर की तरफ आ जाएंगी, तो इससे क्या होगा, जो वक्ष गुहा का आयतन है वो घट जाएगा। और घट जाएगा तो इससे क्या होगा, जो वायु है वो फेफड़ों से तेजी से बाहर निकल जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम उच्च वसन या निश्वसन कहते हैं। इस पे भी बच्चों संक्षिप्त टिप्पणी आती है, या निश्वसन और निश्वसन में अंतर भी पूछ लिया जाता है। अब अंतः श्वसन एवं उच्च वसन की जो क्रिया है इसको संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेना, ये कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्च वसन मिलकर के क्या कहलाते हैं, श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। आपने देखा कि किस तरीके से हमारे फेफड़ों के अंदर बाहर की वायु प्रवेश करती है और सांस छोड़ने के दौरान किस तरीके से वो बाहर निकलती है। अब बच्चों, जो कूपिका की रुधिर वाहिका हैं, उनका रुधिर, जो कूपिका की रुधिर वाहिका है उनका रुधिर क्या करता है, ये कूपिका की वायु से ऑक्सीजन लेकर के शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। मतलब कूपिका के अंदर जो रुधिर वाहिका अभी हमने बताई थी, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, वो कूपिका की वायु से ऑक्सीजन ले लेती हैं और उस ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। अब हमने ये तो कहा कि ये ऑक्सीजन लेकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं, लेकिन रक्त का कौन सा भाग इस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाएगा, तो इसमें बच्चों मानव रक्त की लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं मानव के रक्त में, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स। इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है। ये एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम श्वसन वर्णक भी कहते हैं, क्योंकि यह श्वसन में सहायक होता है। किस तरीके से होता है, आइए समझते हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक है, ये फेफड़ों की वायु से O2 लेकर, यानी कि ऑक्सीजन लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है। तो बच्चों, फेफड़ों की वायु से ऑक्सीजन लेकर कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, लाल रक्त कणिकाओं का हीमोग्लोबिन। और ये कैसे पहुंचाता है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है। हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो अस्थायी यौगिक है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ये कोशिकाओं में पहुंचता है तो ये फिर से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और हीमोग्लोबिन रक्त में ही रह जाता है और ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाती है। अब बच्चों, हमने अभी देखा कि ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई, कोशिकाओं में, और भोजन भी कोशिकाओं में आ गया। तो इस ऑक्सीजन ने भोजन का यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया था, वो भी अभी हमने देखा। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण करके क्या बना था, CO2, जल और ऊर्जा। ऊर्जा शरीर को मिल गई और CO2 वहां पर एक वेस्ट मटेरियल के रूप में बन गई। तो
अब इस CO2 को भी तो हमें कोशिका से ब्लड के द्वारा कहाँ पहुंचाना है, फेफड़ों तक पहुंचाना है, जिससे कि ये बाहर निकल सके। तो बच्चों, ये CO2 जल में अधिक विलय होने के कारण इसका परिवहन कैसे होता है, ये हमारे शरीर में विलय अवस्था में इसका परिवहन होता है। तो ये CO2 रक्त के द्वारा कोशिकाओं से कहाँ पहुंचती है, फेफड़ों में, कूपिकाओं की वायु में पहुंच जाती है। और ये CO2 युक्त जो वायु है, ये जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के दौरान ये शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन शरीर में इस श्वसन तंत्र के द्वारा अंदर पहुंची और उसने भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा दी शरीर को, और जो CO2 बनी वो किस तरीके से शरीर से बाहर निकली। तो हमने ये श्वसन की क्रिया को पूरा अच्छे से समझा। तो बच्चों, समझ में आई कि नहीं आई श्वसन? बिल्कुल आई होगी, उम्मीद करती हूँ। अगर आई है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।